अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप हरमीत सिंह का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां पे हम आलमी खबरों और उनके मंजरनामे पर बात करते हैं। आज के मौज़ूआत में जिस पर बात करेंगे वो है यमन का ऐलान, इसराइल को डेडलाइन दे दी, हमास ने गज़ा गवर्नेंस का प्लान जो है वो दे दिया है, फ्री पैलेस्टाइन, एलिज़ाबेथ टावर पर 17 घंटे एहतजाज एक नौजवान ने करके एक रिकॉर्ड भी कायम किया और दुनिया भर में की तवज्जो हासिल की है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमास की मुज़ाकराती टीम के मिस्र के दौरे के हवाले से, जिन्होंने अपना दौरा मुकम्मल किया, जहां उसके वफद ने साल्सों के साथ जंग बंदी के मुआहदे की शकों के नफाज के रास्तों पर तबादला ख्याल किया है। वफद की क़यादत मोहम्मद दरवेश कर रहे थे, जो शूरा कौंसल के अहम सरबराह हैं और इसकी क़यादती कौंसल के चेयरमैन हैं। उन्होंने मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह मेजर जनरल हसन रशाद से भी मुलाकात की है। दोनों फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के हवाले से और कैदियों के तबादले के समेत कई अहम अमूर पर बातचीत की, जिसमें सबसे अहम मामला गज़ा की गवर्नेंस का मामला है, जिस पर बहुत हद तक तनकीद की जा रही थी, बात की जा रही थी गज़ा की गवर्नेंस आखिर में करेगा कौन। तो उन्होंने कहा कि यह फ़लस्तीन का हक़ है और फ़लस्तीनी ही करेंगे, कोई बाहर की ताकत, बाहर की फ़ौज वो गज़ा में दाखिल नहीं होगी। हमास के मीडिया ऑफिस की जानिब से बयान जो जारी हुआ उनके मुताबिक इन मुज़ाकरात को मुस्बत और ज़िम्मेदाराना करार दिया गया है। कहा गया है कि हमास के वफद ने मिस्र की कोशिशों, ख़ासतौर पर नकल मुकानी के मंसूबों को नाकाम बनाने में जो किरदार अदा किया उसकी हम कदर करते हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक ने कहा है कि जिसका इशारा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा की पट्टी पर कब्ज़े के मंसूबे की तरफ था। हाँ, हमास ने हालिया अरब सरबराह इजलास के नताइज का खैर मकदम करते हुए मिस्र की गज़ा के तामीर नौ मंसूबे और फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ की रियासत के अज़म पर ज़ोर दिया है और अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह रख दिया है कि कोई बैरूनी फ़ौज, कोई बैरूनी अथॉरिटी जो है वो फ़लस्तीन यानी गज़ा के अंदर दाखिल नहीं होगी। गज़ा को रूल गज़ा की अवाम ही करेंगे। दूसरी जानिब बात करते हैं यमन की, जिसने पिछले जो जंग हुई 15 से 16 महीने जारी रही, उसमें मुसलसल वो अहले फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे और उन्होंने बहरा अमर पर इसराइल के जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ों को नाकाबंदी की और जिससे ईलात बंदरगाह वीरान हुई। अब उन्होंने फिर ऐलान किया है। यमन की सुप्रीम लीडर जो हैं सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी जो हैं, उन्होंने साल्सों को 4 दिन की डेडलाइन देते हुए ख़बरदार किया है कि अगर सयूनी कब्ज़ा गज़ा की अमदाद की तरसील में रुकावट डालता है और आगे मुआहदे को नहीं बढ़ाता तो इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगे। पहले भी 180 के करीब ऐसी कार्रवाइयाँ की गई जो इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ थी। दूसरी जानिब यमन की सना में कायम हुकूमत के काबीना के ने अंसारुल्लाह तहरीक के रहनुमा के तारीखी और ज़िम्मेदाराना ऐलान का खैर मकदम कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए 4 दिन की मोहलत दी गई है। काबीना ने कहा कि सैयद अल हौसी का ऐलान यमन के असूली और बरादराना मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है, चाहे वो क़यादत की सतह पर हो, हुकूमती सतह पर, वो अवामी सतह पर हो। गज़ा के मज़लूम अवाम की हमायत करते हैं, जिन्हें अरब हुकूमतों, ख़ासतौर पर उन हुकूमतों ने तनहा छोड़ा जिन्होंने सयूनी दुश्मन से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इक़दामात किए और फ़लस्तीनी काज को ख़त्म करने की मुजरिमाना साजिश की है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इंसानी इमदाद की तरसील में रुकावट का बायस बनने वाले तमाम नताइज की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है, जिसमें बहरी कार्रवाइयों की बहाली भी शामिल है। तो वो कहते हैं कि इसराइल पर क्योंकि ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो दूसरे मरले में जाए, वादे पूरे करे, इमदाद की तरसील करे। अगर वो नहीं करता तो 4 दिन की मोहलत है। 4 दिन बाद बहरा अमर पर यमन अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देगा, यानी इसराइल की तरफ जाने वाले तमाम जहाज़ों को वो निशाना बनाएगा, वो वहाँ पे रोकेगा, उनकी नाकाबंदी करेगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान जो है एक दफ़ा फिर सामने आ गया है। दूसरी जानब बात करते हैं, एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और एहतजाज का ये एक तरीका लंदन में एक नौजवान ने अपनाया जो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज के लिए मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। आलमी मगरबी मीडिया ने उसको डिस्कस किया, अवाम में, सोशल मीडिया में वो अब तक डिस्कस हो रहा है। लंदन के वेस्ट मिनिस्टर पैलेस में वाक़े बिग बैन की एलिज़ाबेथ टावर पर हफ्ते की सुबह चढ़ने वाले कारकुन, जिसने फ़लस्तीन
فلسطینی پرچم لہرایا تھا، 16 گھنٹے بعد اس کو وہاں سے نیچے اتارا گیا۔ اسکائی نیوز نے اس کو رپورٹ کیا، باقی چینلوں نے رپورٹ کیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس نے بار بار فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے۔ ہنگامی عملے نے کرین کا استعمال کرتے ہوئے اس سے بات چیت کی اور بالآخر اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی شرائط پر نیچے اترے گا۔ شرائط آگے بتاتا ہوں۔ اسکائی نیوز نے مزید کہا کہ ہنگامی خدمات نے بیک بین کے ارد گرد کا علاقہ گھیرے میں لیا جب ایک شخص ویسٹ منسٹر پیلس کی ایک عمارت پر چڑھ گیا، جہاں اس نے مظاہرین پر پولیس کریک ڈاؤن ختم کرنے اور فلسطین کی آزادی کے حق میں مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا میں وائرل اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اونچائی پر کھڑے ہو کر، کئی میٹر اونچائی پر کھڑے ہو کر فلسطینی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ٹاور ویسٹ منسٹر کلاک اور اس کی مشہور گھنٹی کا مسکن ہے۔ کم از کم 9 ہنگامی گاڑیاں لندن کے سینٹرل برج اسٹریٹ پر قطار میں کھڑی دیکھی گئی۔ جب پولیس نے گھیرے کے پیچھے عوام کا ہجوم بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نوجوان نے 17 گھنٹے ایک ایسی جگہ پر گزارے جو غیر محفوظ تھی، لیکن اس کا مطالبہ تھا کہ فلسطین کے حامی جو پروٹیسٹر گرفتار کیے گئے ان کو رہا کیا جائے، اور پھر وہ فری پیلسٹائن کا بھی نعرہ لگاتا رہا۔ ساتھ بات کرتے ہیں اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی انٹیلیجنس جو ہے شن بیٹ جو ہے، اس نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مختلف طریقے سے کام کیا ہوتا تو یہ مہلک ترین دن ٹل سکتا تھا، یعنی ناکامی کا اعتراف پھر کر لیا گیا۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی کے ذمہ دار ایجنسی نے کہا ہے کہ اندرونی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر شن بیٹ حملے سے قبل کے سالوں اور حملے کی رات کے مختلف طریقے سے عمل کرتی تو اس قتل عام کو روکا جا سکتا تھا۔ شن بیٹ کی تحقیقات کے نتائج کے خلاصے کے ابتدائی حصے میں اس ایجنسی کے سربراہ رونن بار نے اس ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے زندگی بھر میرے کندھوں پر یہ بھاری بوجھ رہے گا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمجھنے کے لیے کہ اس غیر معمولی حملے کو روکا کیوں نہیں جا سکا، اسرائیل کی سیکیورٹی اور سیاسی عناصر کے کردار اور ان کے درمیان تعاون کی وسیع تر تحقیقات کی انتہائی ضرورت ہے، یعنی وہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جو 7 اکتوبر 2023 کو کی ہے۔ ادھر قطر کی بات کریں تو قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو مڈل ایسٹ میں یعنی خلیج میں پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی اور ہمارے پاس 3 دن کے ذخائر ہیں، تمام پانی جو ہے وہ ایٹمی ری ایکٹر سے آلودہ ہو سکتا ہے، زہر آلود ہو سکتا ہے، جس وجہ سے پورا جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، بحرین شامل ہے، متحدہ عرب امارات، قطر اور دوسرے ممالک ہے، کویت ہے، وہ تمام ممالک کا پانی جو ہے زہر آلود ہو جائے گا، کیونکہ وہ پانی کو صاف کر کے مصنوعی طریقے سے وہی استعمال کرتے جو سمندر کا پانی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو جو نتائج ہیں وہ بھیانک ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ساتھ دیا گیا اسرائیل کا یا امریکہ کا کسی عرب ملک کی جانب سے تو اپنی تباہی بھی ان کے سامنے لکھی ہوئی ملے گی، کیونکہ پینے کو پانی نہیں ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔